हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी फिगर माई सेल्फ इंजीनियर दीपांशु राठी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास नंबर 2। एक जीके क्लास हम पहले कर चुके हैं आज की पॉलिटी की, और उसी के साथ साथ अब से रेगुलर आपकी 2 क्लासेस जीके की आपको मिला करेगी आधे आधे घंटे की। और अब जो ये क्लास है ये आपकी क्लास है ज्योग्राफी की। तो आज की क्लास में हम ज्योग्राफी में इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे और कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे कि 30 मिनट में उन्हें कंप्लीट करवा दिया जाए विद एक्सप्लेनेशन और उनके आंसर्स के साथ साथ। तो चलिए फिर आज की क्लास को बिना टाइम ख़राब करे शुरू करते हैं, और बने रहिए मी फिगर के साथ में। तो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बैच है। आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम ऐसे अलग जगह पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक कर सकते हैं, हमसे हमें फॉलो कर सकते हैं। 7,547 पोस्ट के लिए हम तैयारी करें, ये चीज़ हमें नहीं भूलनी है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपके लिए चैप्टर टेस्ट सीरीज़ में 90 टेस्ट रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन पर टेस्ट के हिसाब से। रिवीजन पैक है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है आपके लिए। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मी फिगर की साइड से मिल रहे हैं सारे के सारे, जो कि बहुत ही रेयर है, आपको कहीं और मिलने वाले हैं। और जो मोटो है वो क्या है, वर्दी पक्की तुम्हारी 60 दिन में करो तैयारी। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो कुछ ऐसा ये आपको इंटरफेस आपको दिखने वाला है कि इसमें वेबसाइट और मोबाइल पे, तो मोबाइल एप्लीकेशन भी अब लॉन्च हो चुकी है। प्ले स्टोर पे आप उसे जाकर सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और एक अच्छा सा रिव्यू दीजिए वहाँ पर 5 स्टार रेटिंग के साथ में। तो ये सारी मेरी आपसे गुजारिश थी कि आप इन सबको फॉलो करें, इन सब का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें चैनल को भी, वीडियोस को भी, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा करने का। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि प्राचीन भारत भूगोलीय मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। कि पहले के टाइम पर, पहले तो एक पेंजिया नाम से था कि सारे के सारे जो द्वीप हैं, सातों महाद्वीप हैं, सब कुछ जुड़े हुए थे। एक पानी के अंदर क्या था, एक गोला था। पानी के अंदर यह क्या था, केवल एक गोला था। अब वो फिर अर्थक्वेक या अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण टूट गया, अलग अलग बिखर गया। तो उसके बाद से जब कुछ बिखरा तो अलग अलग पार्ट्स में फिर टूट गया वो। तो इतिहासकार बताते हैं कि 7 मेन महाद्वीप थे, और उन 7 मेन महाद्वीप में एक जम्बू द्वीप नाम का भी एक द्वीप था। किसी का क्या नाम था, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बारे में ये कहा जाता है कि यह भारतवर्ष ही था, मतलब भारतवर्ष का एक थोड़ा सा बड़ा एरिया था। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक शब्द बोला भारतवर्ष, इसी के साथ साथ इसके बहुत सारे अलग अलग नाम थे। जैसे भारत जम्बू द्वीप हो गया, आर्यवर्त हो गया, भारतवर्ष जिसे बोल दिया, हिंदुस्तान, फिर इंडिया, भारत। तो अलग अलग इसे नाम दिए गए हैं अलग अलग टाइम पर। तो ये खास बात हमारे लिए क्या है कि भारतवर्ष जो पुराना भौगोलिक स्थिति थी वो क्या थी, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, और जिसका अधिकांश क्षेत्र किस चीज़ का था, भारत का ही था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। जो हमारे देश को बोला जाता है इंडिया, या फिर हमारे पॉलिटी के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, इंडिया डेट इज़ भारत। इंडिया डेट इज भारत, कि इंडिया भी है और इसी के साथ साथ भारत भी है, दोनों नाम है इसके। तो 2 ऑफिशियल नाम है इस देश के। तो इंडिया जो शब्द था वो सबसे पहले किसने बोला, कब बोला और कहाँ बोला। तो ये ग्रीक भाषा में तो लिखा गया था। इसे लिखने वाले जो इतिहासकार थे उनका नाम था हेरोडट्स। हेरोडट्स। तो हेरोडट्स नाम के इतिहासकार थे, ग्रीस फिलोसफर थे। उन्होंने इसको लिखा था, और कब लिखा था, 400 ईस्वी पूर्व। कब लिखा था, 400 ईस्वी पूर्व। ये बताया जाता है कि 400 ईस्वी पूर्व इन्होंने इस बात को लिखा था, किसको, इंडिया शब्द को। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़रूरी और रिस्पेक्टफुल आंसर है हमारे लिए। तो जल्दी से बताइए कि क्या आंसर इसका यहाँ पर होना चाहिए। जल्दी से बताइए कि इसका क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने क्या क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की भारतीय भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो इस दक्षिणी सीमा को समझने के लिए थोड़े से और कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो समझने पड़ेंगे ताकि हम इसका एक करेक्ट और एक प्रॉपर आंसर दे सकें। देखिए, इसको अगर हम एक हमारी अर्थ के रूप में मान लें तो यह हमारी जो बीच वाली लाइन है, यह हमारी जो बीच वाली लाइन है, यह लाइन हमारी है 0 डिग्री। यह लाइन हमारी कौन सी है? 0 डिग्री इक्वेटर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य रेखा ही बोलते हैं, जो हमारी अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले को बोला जाता है नदन हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोला, और नीचे वाले को दक्षिणी गोला, सदर्न हेमिस्फेयर, अर्धगोला जो होता है। हेमिस्फेयर हमारा क्या होता है? अर्धगोला। तो 0 डिग्री पे ये है। 0 डिग्री के ऊपर अगली वाली जो रेखा है वो कितने पे है? 23.5 डिग्री पे है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है, कर्क रेखा भी कहा जाता है। इसी तरीके से 23.5 डिग्री पे ये है नीचे, जिसे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी कहा जाता है। फिर ऊपर वाले यहाँ पर 66.5 ऊपर और सेम 66.5 यहाँ पर नीचे, और इन दोनों को क्या? आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल। फिर ऊपर यहाँ पर हमारे और नीचे यहाँ पर क्या बन गए? नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाते हैं कंप्लीटली 90 डिग्री पे पहुंचकर। तो ऐसा कुछ हमारी अर्थ की लोकेशन है। अब जो ये लाइनें लगी हुई है इन्हें क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड्स बोले जाते हैं। लेटी हुई जो लाइनें होती हैं हमारी, तो ये जो लेटी हुई लाइनें हैं यहाँ पर इंडिया लगभग यहाँ से शुरू होता है। इंडिया लगभग इस नीचे वाले पॉइंट से शुरू होता है, जिसकी सबसे साउथ की जो कह लीजिए आपका पॉइंट है, वह पॉइंट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इन रेखाओं को क्या बोला जाता है? अक्षांश। और जो सीधी खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई, हमारे इंडिया का जो सबसे बॉटम वाला पॉइंट है जहां से इंडिया शुरू होता है वह कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर कितना जाता है ये? यह ऊपर जाता है लगभग 37 डिग्री 6 मिनट तक। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट तक। और जब ये 23.5 वाली कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो यह भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है। यह भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें यहाँ पर इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो कुछ और ख़ास इंपॉर्टेंट अगर हम चीज़ें यहाँ पर देखें तो आवाज़ तो आप सबको साफ आ रही है ना? देखिए, तो क्या क्या खास चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए कि एक तो जो हमारा इंडिया है पूरी दुनिया की लोकेशन पे कहाँ पर आता है? ईस्ट डायरेक्शन में आता है। कहाँ पर आता है? ईस्ट डायरेक्शन में आता है, पूर्व में। वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग कहा आता है पूर्व में। इसीलिए हर एक कंपनी क्या बनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC जो था, तो वो ईस्ट की बात हो गई। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो यह उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। भारत की जो लोकेशन है वह कहाँ है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से इंडिया क्या है? ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। तो ये जो बीच वाली लाइन है 0 डिग्री वाली, इससे तो ऊपर है, तो उत्तर की तरफ हो गया। अब ऊपर भी कहाँ? वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ? तो यहाँ से अगर एक बीचों बीच लाइन लगाएंगे तो ये वाला एरिया कौन सा आ गया? ईस्ट डायरेक्शन का आ गया। कौन सा आ गया? ईस्ट डायरेक्शन का आ गया। और वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, सिंपल, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर को ना भी लें तो भी क्या है? ईस्ट में पड़ता है ना, बिल्कुल ईस्ट में है, बिल्कुल इस लाइन के टच ही है, 8 डिग्री का ही फर्क है। तो इसीलिए इंडिया की जो लोकेशन बनी वह क्या बनी? उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध की तरफ हमारी पड़ जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो गैप है, ऊपर नॉर्थ का जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तमिलनाडु तक का जो गैप है स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट का, वह कितना है आपका? 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट में सबसे ज़्यादा गुजरात और ईस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है? अरुणाचल प्रदेश, सबसे लास्ट में जाकर। तो यहाँ पे जो हमारा गैप है वह कितना है? 2933 किलोमीटर का है। कितना गैप है? 2933 किलोमीटर का है। इसी के साथ साथ पूरी दुनिया की 2.4% भूमि
पूरी दुनिया की 2.4% भूमि किसके पास है? भारत के पास है। अगर हम भारत में जनसंख्या की बात करें, अगर हम भारत में जनसंख्या की बात करें तो 17.5% पूरी दुनिया की जनसंख्या, और जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। और भूमि के हिसाब से कितनी? 2.4%, जो कि भारत की है कितनी? लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया किसके पास? इंडिया के पास अवेलेबल है। और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या के आधार पर पहला सबसे बड़ा देश आज के टाइम पे इंडिया है। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भारत के बारे में, जो कि किससे? इसी एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई है, इसी एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई है। सबसे नीचे 8 डिग्री 4 मिनट और सबसे ऊपर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 37 डिग्री 6 मिनट, और शुरुआत कहाँ से होती है? 8 डिग्री से शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। भारतीय मानक समय आधारित है। अब इंडिया का जो टाइम लिया गया है, इंडिया का जो टाइम लिया गया है जिसे क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक यानी कि स्टैंडर्ड और समय यानी कि टाइम, तो वह कितना है, किस चीज़ पर आधारित है, कैसे है, ये सब कुछ पूछा गया। तो देखिए क्या बनेगा? 80 डिग्री पूर्व देशांतर, 80 डिग्री पश्चिम, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर पूर्व है और यहाँ पर पश्चिम है। तो हमारा भारत देश बताइए कौन सी डायरेक्शन में लगता है? पूर्व में लगता है। कौन सी डायरेक्शन में? पूर्व में। अभी पढ़ा था हमने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि भाई 82 डिग्री 30 मिनट बिल्कुल ठीक है। ये 82 डिग्री 30 मिनट वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, कहाँ से आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए अभी हमने यहाँ पर जो डिस्कशन किया था, देखिए ये लाइनें कुछ प्रॉपर ठीक नहीं लगी हुई, आगे पीछे लगी हुई है। आप बस ये समझ लीजिए कुछ इस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर ये लाइनें हैं। इंडिया के अंदर नहीं, अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइन है। जैसे हमने लॉन्गिट्यूड लाइन्स लगाई थी, लैटिट्यूड लाइन्स लगाई थी, अब उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड है जो खड़ी है, ऊर्ध्वाधर होती है, जो कि देशांतर रेखाएं हैं। अब यहाँ पे ये बहुत सारी देशांतर रेखाएं हैं। इन्हीं में से एक देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पर। कितने पर? 82 डिग्री 30 मिनट पर, जो इंडिया में यूपी के मिर्जापुर गांव से होकर क्रॉस होती है, यूपी के मिर्जापुर से क्रॉस होकर जाती है। वहां पर हमारा क्या बनता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लोकेशन बनती है, जो कि हमारे इंडिया और श्रीलंका दोनों के लिए यूज होता है। अब पढ़ते हैं। तो 82 डिग्री 30 मिनट कहाँ सर? यूपी से क्रॉस होता है। स्टेट की अगर बात करें, अगर हम नॉर्मली आसपास के एरिया की बात करें तो इलाहाबाद से या इलाहाबाद, और इलाहाबाद के अंदर भी अगर हम बात करें तो क्या? प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज जो नाम चेंज हुआ है, तो इलाहाबाद या प्रयागराज आपका ऑप्शन रहेगा। इसी के बाद फिर आगे अगर हम और ज़्यादा डीप अगर जाते हैं तो क्या बन जाएगा? मिर्ज़ापुर। क्या बन जाएगा? मिर्ज़ापुर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। 82 डिग्री 30 मिनट। अब इसमें खास बात क्या है 82 डिग्री 30 मिनट में? वैसे शायद आगे क्वेश्चन आ जाएगा कि पूरी दुनिया का एक कॉमन टाइम है एक जगह पर, वो क्या है? जीएमटी के नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो कहाँ पर है? ब्रिटेन में। उस टाइम पे ब्रिटेन का पूरी दुनिया के काफ़ी सारे देशों पर कब्जा होता था, तो उन्होंने बोला कि भाई एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए कि एक जगह बैठे व्यक्ति को पता चले दूसरी जगह पर क्या टाइम हो रहा हो, या दूसरे देश में 10वें देश में क्या हो रहा होगा। तो उस तरीके से उन्होंने ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को कॉमन बनाया ब्रिटेन के अंदर, जो लंदन की या ब्रिटेन की ऑब्जर्वेटरी के पास में पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं, इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो ब्रिटेन वाला जो ये टाइम था, ये टाइम है 12।
ये टाइम है 12, कंप्लीट 12, इसे समझिए कि 12 दोपहर के हो चाहे रात के हो बजे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे 12 है तो इंडिया में क्या रिस्पेक्टिव टाइम चलता है? इंडिया में रिस्पेक्टिव टाइम चलता है 5.5 घंटे आगे। क्या टाइम चलता है? 5.5 घंटे आगे टाइम चलता है। इसी तरीके से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ 5 घंटे आगे चलता है। ये जो 5.5 घंटे आगे वाला या फिर ये 82 डिग्री 30 मिनट वाला जो है, 5.5 नहीं 82 डिग्री 30 मिनट वाला जो टाइम पीरियड है, ये इंडिया के साथ साथ श्रीलंका भी इसी को यूज़ करती है कि भाई ये हमारे देश का एक स्टैंडर्ड टाइम है, यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा वही हम पूरे के पूरे देश में फॉलो करेंगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि भाई कोई यूपी में और कोई गुजरात में, गैप तो बहुत ज़्यादा है कि यूपी में बैठने वाला इंसान के घड़ी में 9 बजे हुए हैं, गुजरात वाले में 10 बजे हुए हैं। तो हम एक से ज़्यादा टाइम जोन नहीं चाहते, हम हमारी कंट्री का एक टाइम जोन कॉमन रखेंगे और वो कॉमन टाइम जोन क्या है हमारा? 82 डिग्री 30 मिनट। कितना? 82 डिग्री 30 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। अब बता दीजिए आपका आंसर। अभी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही पिछले में। जल्दी से आंसर बता दीजिए, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी बताइए कि क्या आंसर होगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे, भारत का जो प्रामाणिक समय है वो कौन से स्थान के पास में लगता है? तो भारत का प्रामाणिक समय कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट चैनल पे क्रॉस होके जाता है। कितना? 5.5 घंटे आगे। कितना? 5.5 घंटे आगे जाता है। तो वह कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद के समीप पड़ता है। इलाहाबाद, प्रयागराज बोलिए, यूपी, जो भी ऑप्शन आए सबसे क्लोज जो आंसर हो वही आंसर हमें देना होता है। नेक्स्ट है आपके सामने, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में कितने का गैप है? अभी मैंने आपको समझाया था जीएमटी और आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कितने का गैप था वहां पर? 5.5 घंटे आगे। कभी कभार पूछा जाता है आगे या पीछे, तो कुछ कंट्रीज माइनस में उसे फॉलो करती है और कुछ कंट्रीज प्लस में उसे फॉलो करती है। तो क्या है? 5 घंटे 30 मिनट आगे। 5 घंटे 30 मिनट आगे हमारे देश का क्या रहता है? टाइम रहता है। मतलब कि अगर हमारे देश में आज 12 बजे, अभी मान लीजिए 5 बजे हुए शाम के, या शाम के 5:30 हैं, तो ब्रिटेन में क्या टाइम हो रहा होगा? सिर्फ 12 ही बजे होंगे वहाँ पर। तो ब्रिटेन का टाइम इंडिया के टाइम से 5.5 घंटे पीछे चलता है। और अंतर कितने का है? यहाँ पे सिर्फ अंतर पूछा है, ये नहीं पूछा कितना आगे है पीछे है। अंतर पूछा है तो अंतर कितना? 5.5 घंटे का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो देखिए, जो हमने बात की थी कि इंडिया की लोकेशन 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है, ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट पे क्या होती है? खत्म होती है ना? तो बताइए कि जो मध्य रेखा जाती है, जो भूमध्य रेखा जाती है, यानी कि अर्थ के 0 डिग्री पे क्रॉस होकर जाती है, इसे इक्वेटर बोलते हैं हम, वह जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे गई और ये 8.4 डिग्री है, इसके बीच में कितने किलोमीटर का गैप है? इसके बीच में कितने किलोमीटर का गैप है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है। और क्यों रहने वाला है, उसका रीजन क्या पूछा गया? जो हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री से गई और जब हमारा इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट पे शुरू हुआ, इनके बीच का जो ये गैप है, इनके बीच का जो गैप है कितने किलोमीटर का है? और वो कितना है? 876 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? क्या पूछा गया? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है?
स्थलीय सीमा पूछी गई है, जो बाहर बाहर में बाउंड्री बनती है। तो इंडिया की जो बाहर बाहर की बाउंड्री है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और इसी के साथ साथ अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना बताया था मैंने आपको? 3,28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बताया था, जो कि कितना हो जाता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर आप इसे बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर और क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी कि 3214 तो क्या है? नॉर्थ से साउथ तक का एरिया है, मतलब डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। और इसी तरीके से 2933 यहाँ पर क्या है आपका? वेस्ट से ईस्ट की तरफ तक का डिस्टेंस है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ तक का डिस्टेंस है। अगर हम बात करें कोस्टल एरिया की, किसकी? कोस्टल एरिया की बात करें तो लगभग 7516.6 किलोमीटर क्या है? कोस्टल एरिया है। 7516.6 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है, सॉरी कोस्टल लाइन है, बाउंड्री, जिस बाउंड्री की यहाँ पे बात की गई ना सीमा की, तो कोस्टल सीमा कितनी है? 7500। इस 7500 में अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, या जितने भी हमारे द्वीप हैं उन सबको मिलाकर है। अगर उन द्वीप की जो सीमा है उसको हटा दें तो नॉर्मल हमारी जो सीमा होगी वो कितनी होगी? 6100 किलोमीटर की होगी। कितने की होगी? 6100 किलोमीटर की होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में इसे साथ के साथ। नेक्स्ट आपके सामने है द्वीपों सहित, अभी मैंने आपको बताया, देखिए द्वीपों सहित कितनी है? 7516, और बिना द्वीप के कितनी है? 6100। तो वही क्वेश्चन आपके सामने है आगे। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए क्यों आएगा? नहीं आएगा वैसे तो। ऑप्शन नंबर ए कब आएगा आपका आंसर? जब आपसे बिना द्वीप के पूछा जाए। किसके? बिना द्वीप के पूछा जाए। और अभी हमारा आंसर क्या होगा? 7516 पॉइंट, मैंने 6 बताया था, यहाँ 5 लिखा है, लगभग सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अभी बताया है जस्ट आपको। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, सोचिए कि क्या आंसर होना चाहिए और जल्दी से बताइए ए बी सी डी में से आपका क्या करेक्ट आंसर होगा। ए बी सी डी में से क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 3214, ऑप्शन नंबर बी 3214 आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? वही बात आ गई, 3214 क्या था? नॉर्थ से साउथ। अब क्या पूछ लिया? वेस्ट से ईस्ट की तरफ पूछ लिया, पूर्व से पश्चिम तक। तो पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर। और ये चीज़ याद रखिएगा, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या आता है? हमारे पास वेस्ट, और राइट साइड में क्या आता है? हमारे पास ईस्ट आता है। अब वो लेफ्ट राइट तो मैं जिस तरीके से खड़ा हूँ इस तरीके से बता रहा हूँ कि ये वेस्ट है और ये इस तरफ ईस्ट हो जाएगा। सिंपल अगर आपको याद रखना है तो क्या तरीका है? वेस्ट में आपका है गुजरात। क्या है? वेस्ट में गुजरात है सबसे लास्ट में कॉर्नर पे। और ईस्ट में आपके पास क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ईस्ट में क्या है? अरुणाचल प्रदेश आपके पास है। तो आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं डायरेक्शंस को सभी की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अभी जो पीछे क्वेश्चन आया था ये रहा, क्या पूछा गया था? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। आगे अब क्या पूछ लिया गया कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। सिंपल पूछा है, द्वीप यहाँ पे काउंट नहीं किए गए, तो हमारा आंसर क्या होगा? और आपको कंफ्यूज ना करने के लिए भी 7516 नहीं दिया गया है। तो एग्जामिनर जो है उसे पता है कि स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ाई करेगा, क्या चीज़ की पढ़ाई करेगा, तो वह वही ऑप्शन आपको देगा। तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब सबसे बड़े जो तट की लंबाई है वह किसकी है? गुजरात की है। कितनी किसकी है? गुजरात की। सबसे बड़े तट की जो लंबाई है वह किसकी है? गुजरात की है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि 6100 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़े जो तट की जो सीमा है वह किसके पास है? गुजरात के पास है। गुजरात के पास अगले नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। कौन है?
आंध्र प्रदेश है। इसी के बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे कौन है, तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पे क्या है, तमिलनाडु। और इन्हीं में अगर हम टोटल क्राइटेरिया देखें तो टोटल 9 ऐसे राज्य हैं, टोटल 9 ऐसी स्टेट है जो क्या लगती है, कोस्टल एरिया के साथ लगती है, पानी के साथ लगती है। इसी के साथ साथ 9 के साथ साथ कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज भी हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज ऐसी भी हैं जिनकी जो ज़मीन है वो किसके साथ लगती है, पानी के साथ लगती है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी जरूरी है। नेक्स्ट आपके सामने, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो पूरी दुनिया की ज़मीन को अगर हम 100% मान लें, पूरी दुनिया की ज़मीन को अगर हम 100% मान लें तो भारत के पास कितनी ज़मीन है, यह प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.4%। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4%। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय, जो कि पर्वत किसको बोलते हैं हम, जो 2125 मीटर से ऊपर हो या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है, पर्वतीय या इससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का मोटिव समझा देता हूं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, फिर आप इसका आंसर अपनी लैंग्वेज में देना, अपने हिसाब से देना। अगर हम भारत की स्थलीय सीमा को डिवाइड करें, अगर हम भारत की स्थलीय सीमा को डिवाइड करें तो ये 4 भागों में बटेगी। एक इसके अंदर हो सकते हैं पर्वत, एक इसके अंदर क्या हो सकते हैं, पर्वत, जिनकी मिनिमम हाइट क्या मानी जाती है, 2125 मीटर बोल दी, इससे ऊपर के ही पर्वत हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ गई पहाड़ियाँ, क्या आ गई, पहाड़ियाँ। तीसरे नंबर पे यहाँ पर आ गए पठार, तीसरे नंबर पे क्या आ गए, पठार। और चौथे नंबर पे यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैदान है। ये 4 चीज़ें हमारे भारत के अंदर मेनली पाई जाती हैं। तो पूछा है कि इन चारों के पास इनका अपना अपना कितना एरिया है, क्या पूछा, चारों के पास अपना अपना कितना एरिया इनके पास है। तो अभी हमसे किसका पूछा गया, पर्वत का पूछा गया, केवल किसका, पर्वत का, ना पहाड़िया, ना पहाड़ और ना ही कुछ और अलग चीज़ें, पठार या मैदान पूछा गया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। पहले इसका आप क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद आंसर दीजिए कि भाई यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वह करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, समझ लेते हैं एक बार इसको। 10.7%, 10.7% जो है वो क्या है, पर्वत है हमारे पास। 10.7% क्या है हमारे पास, पर्वत है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। देखिए अब 2 चीज़ें आ गई यहाँ पर। अभी सिर्फ पर्वत का पूछा गया था, अभी सिर्फ किसका पूछा गया था, पर्वत का पूछा गया था। अभी सिर्फ पर्वत का पूछा गया था तो 10.7% हमारा आंसर था। अब पर्वत और पहाड़ियाँ दोनों मिलकर पूछ लिया, तो पहाड़ियों का कितना एरिया है इंडिया में, 18.6% है। कितना है, 18.6% है। मैदान की अगर हम बात करें तो 43% के अंदर आते हैं। और पठार अगर हम बात करें तो 27.7 कुछ परसेंटेज इनकी यहाँ पर रहती है, जो कंप्लीटली किस क्या बनाते हैं, 100% चीज़ बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया है कि पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो था वह किसके लिए था, पर्वत के लिए, कि पर्वत 10.7%। ऑप्शन नंबर बी जो है यह केवल पहाड़ियों के लिए है, किसके लिए, केवल पहाड़ियों के लिए। और पहाड़ियों का क्या क्राइटेरिया है, 2135 मीटर से कम होनी चाहिए, 2135 मीटर से कम होनी चाहिए। और जो तीसरा आंसर है 29.3, यह किसका है, ए प्लस बी दोनों को मिलाकर, ए प्लस बी दोनों को मिलाकर, यानी कि पर्वत और पहाड़ियाँ दोनों को मिलाकर है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा यहाँ पर, सबसे बेस्ट और करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। तो पठार का मैंने अभी आपको क्या बताया है, 27.7%। कितना, 27.7%। तो ये 27.7% हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो सिंपल है 43%। याद रखने की ज़रूरत है आपको इन सबको। चार चीज़ें मैंने आपको एक ही स्लाइड पे बता दी। पर्वत कितने? 10.7। पहाड़ियाँ कितनी? 18.6। पर्वत पहाड़ियाँ दोनों मिलके 29.3। केवल पठार पूछ लिया जाए 27.7। और मैदान कितने हैं? 43%। तो 43% एरिया क्या है? मैदान का है भारत के अंदर। ये चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बस 3 क्वेश्चन और रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, फिर हम आज की इस क्लास को ओवर करेंगे। तो जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसके आंसर के ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, चलिए अब समझते हैं क्या पूछा गया। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर जो है समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? अगर हम भारत की सीमा के साथ जुड़े हुए पानी की बात करें तो कितने किलोमीटर तक के एरिया को या कितने मील तक के एरिया के पानी को हम क्या बोलेंगे? हमारे ज़मीनी पानी ही बोलेंगे, या ज़मीन के साथ जुड़े हुए पानी के अंतर्गत ही वह आएगा। तो देखिए 3 प्रकार का है। सबसे पहला हमारा टेरिटोरियल वाटर जल सीमा होगी, सॉरी प्रादेशिक जल सीमा। दूसरे नंबर पे हमारे पास संलग्न क्षेत्र जिसे कॉन्टिजियस जोन बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास है आर्थिक क्षेत्र जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। तो 3 टाइप से ये चीज़ें डिवाइडेड है। सिंपल अगर हम बोलें तो पहले वाला जो हमारी जल सीमा है ये कितने हैं? 12 मील। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। नॉर्मल है, जैसे ज़मीन है उसी तरीके से पानी है। तो 12 मील यानी कि लगभग 1 मील के अंदर होते हैं 1.8 किलोमीटर। कितना होता है? 1.8 किलोमीटर, जो कि लगभग 29 पॉइंट कुछ किलोमीटर के आसपास का एरिया बैठता है। कितना? 29.8 किलोमीटर के आसपास का कुछ एरिया बैठता है। 29 या 22 कुछ ऐसा था, सॉरी 22 किलोमीटर का है। 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर के आसपास का कुछ ऐसा एरिया बैठता है। तो अभी हमें किलोमीटर में नहीं आंसर देना, हमें आंसर देना है मील में। तो 12 मील हमारे इस क्वेश्चन में क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब मेन बात है ये क्वेश्चन नंबर 2, मेन बात है ये क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। भारत का संलग्न क्षेत्र जो कॉन्टिजियस जोन है प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो प्रादेशिक जल सीमा, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया खत्म हुआ है यहाँ पर, तो इसके बाद 12 मील तो प्रादेशिक जल सीमा, उसके बाद 24 मील हमारी क्या आ जाएगी? ये वाली कंटीजियस क्षेत्र। 24 मील का हमारा क्या आ जाएगा? कंटीजियस क्षेत्र। फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक जोन वाला है वह कितना आ जाएगा? 200 मील। वह कितना आ जाएगा? 200 मील आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रादेशिक जल सीमा 12, कॉन्टिजियस जोन ये वाली जिसकी बात कर रहे हैं हम, संलग्न क्षेत्र 24 मील का, और फिर आगे 200 मील का और एरिया है। तो इतना बड़ा एरिया पानी में भी इंडिया का है, इतना बड़ा एरिया पानी में भी इंडिया का है। अब मेन बात है 24 मील तो इसका आंसर है, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर वाला जो एरिया है क्या क्या काम करता है? एक तो हम यहाँ पे टैक्स को वसूल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टैक्स वसूल कर सकते हैं। फिर यहाँ की क्लीनिंग और साफ सफाई का अधिकार हमारे पास है, और इसके साथ साथ बिजनेस। ये 3 अधिकार भारत के पास है। क्या क्या? टैक्स वसूल करने का अधिकार, कि वहाँ से अगर कोई पानी से कोई बोट वगैरह जा रही है किसी की भी, तो वो टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। क्लीनिंग साफ सफाई का अधिकार है। फिर उसके साथ साथ बिजनेस करने का अधिकार भी है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो अगला हमारे पास क्या है? एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एकांतिक है जहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? आंसर आप सबको बता चुका हूँ मैं, 200 मील। 200 मील हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा अभी इस क्वेश्चन का। तो चलिए आगे अगर हम बात करें 200 मील के बाद, तो यहाँ पे भारत के पास क्या क्या अधिकार है, भारत सरकार क्या यहाँ पर कर सकती है? तो सबसे पहला तो हमारे पास है 200 समुद्री मील जिसे हम नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम नए द्वीप बना सकते हैं, नए द्वीप बना सकते हैं, आइलैंड्स बना सकते हैं। ये पावर हमारे पास है। इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं हम? रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, जो भी यहाँ पर हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, जो भी हमें यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, इन सब का भी हम यूज़ कर सकते हैं, उनका अच्छे से दोहन कर सकते हैं। किसी को कोई गाइडलाइन या किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस 200 मील के बाद फिर जो एरिया होता है वो इंटरनेशनल बॉर्डर का लग जाता है, वहाँ से फिर हमें सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। अब मेन बात आती है कि जब 200 मील तक का एरिया है, उसके अंदर के रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या होगा फिर? क्योंकि 200 मील के एरिया में तो श्रीलंका पूरा का पूरा कवर हो सकता है, या उससे ज़्यादा एरिया भी कवर हो जाएगा। फिर उस एरिया के ऊपर किसका अधिकार होगा? तो बात यह है कि वो जो एरिया है जो श्रीलंका के अंडर भी आता होगा उनके ज़मीन के हिसाब से, उस एरिया के अंदर पाए जाने वाले रिसोर्सेज को भारत और श्रीलंका आपसी बंटवारा करता है, आपस में बांटता है और मिलजुल के रहता है। तो यह चीज़ उन्हें भी करनी पड़ेगी और हमें भी करनी पड़ेगी। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं। 3 इकोनॉमिक जोन के बारे 3 जोन के बारे में हमने पढ़ लिया, भारत की स्थलीय सीमा, इन सब के बारे में पढ़ लिया, और 20 क्वेश्चंस की हमने आज अच्छे से प्रैक्टिस कर ली विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। मी फिगर के साथ जुड़े रहिए, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ गई है, वेबसाइट है, टेलीग्राम, फेसबुक चैनल, सब जगह पे जितनी जगह आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बैचेज़ का फ़ायदा लीजिए। और जल्द ही अब सिविल सर्विसेज और डिफेंस के बैचेज़ भी आने वाले हैं मी फिगर पर, तो बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास को बस हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।